हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीडी गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, ये बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। और हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है पेपर थर्ड, जिसका नाम है अप्लाइड ज़ूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो अप्लाइड ज़ूलॉजी का जो पोर्शन है, पार्ट था, वो ख़त्म हो चुका है बच्चों। अब आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इथोलॉजी। और आज इसका जो व्यवहारिकी भी कह सकते हो, एनिमल बिहेवियर भी कह सकते हो इसको, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, सेक्शन बी। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर जो है, मैं केवल इसका परिचय और इतिहास के बारे में आज बताऊंगी। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगी आपको। बच्चों, आपने डार्विन का नाम तो सुना ही है। डार्विन ने, आपको मालूम है कि विकास के क्रम को समझाया। इन्होंने एवोल्यूशन के जो सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित किया। और इन्होंने जैव विविधता को भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया था। बच्चों, इन्होंने ये ही एकमात्र वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने एक जहाज़ पर, जिसका नाम था बीगल, जहाज़ का नाम बीगल था, उस पर इन्होंने समुद्री यात्राएं की। और उस समुद्री यात्रा के दौरान ये बहुत सारे उनमें महाद्वीप के पास से गुजरे, या वहाँ की उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन किया। और इन्होंने इस प्रकार से ही इन्होंने प्रैक्टिकली उसको समझाया भी, फिर विकास के क्रम को। तो ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने इथोलॉजी के बारे में भी बताया कि प्राणियों में प्रजनन करने की असीम क्षमता पाई जाती है। और इस प्रजनन की से इनकी जो संख्या है जीव जंतुओं की, उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण वो संख्या में भी ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको पता है, जब संख्या में कोई ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके मध्य भोजन, आवास, इसके लिए संघर्ष होने लगता है। और संघर्ष में वही प्राणी जीवित रहते हैं जो खुद को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। और प्रकृति भी उन्हीं के पक्ष में होती है जो कि संघर्ष में विजयी होते हैं। तो ये तो हम जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, असल ज़िंदगी में भी यही है, जो संघर्ष करता है वही विजयी होता है। तो आप भी संघर्ष करते रहें जब तक कि आपको कोई मोटो ना मिल जाए, कोई गोल जो है आप लाइफ का अचीव ना कर लें उसके लिए। तो चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो वातावरण, या यूं कहिए कि मौसम के बदलने पर प्राणी अनेक प्रकार की अनुक्रिया व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। और स्वयं को परिवर्तनशील वातावरण में व्यवस्थित बनाए रखने हेतु वो निरंतर क्रियाशील रहता है, प्रयासरत रहता है। और यही सब जो अनुक्रियाएं हैं, ये बच्चों व्यवहार कहलाती हैं, बिहेवियर कहलाती हैं। प्राणी द्वारा वातावरण व अपनी जाति के अन्य सदस्यों के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया, या जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, को ही व्यवहार या बिहेवियर कहते हैं। और प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। ये जो प्राणियों का जो व्यवहार है, इनका जो बायोलॉजिकल जो स्टडी हम करते हैं, जो भी वैज्ञानिक करता है किसी प्राणी की, तो उस अध्ययन को इथोलॉजी बोलते हैं। तो ये आप नाम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक लाइन में कि व्हाट इज़ इथोलॉजी, या इथोलॉजी क्या है। बच्चों, आपको एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए हमारे, अब तो जब हम पढ़ते थे तब तो कोई सशक्त माध्यम नहीं था कि जिससे कि हम प्राणियों के बारे में कुछ ज़्यादा जान सकें। हम केवल किताब ही पढ़ते थे। लेकिन अब इस आज के युग में टीवी बहुत ही सशक्त माध्यम हो गया है, और इसमें बहुत सारे एनिमल लाइफ से या नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल्स हैं, जो कि जैसे चैनल्स के नाम तो आपको जैसे नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ। डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लैनेट है, वाइल्ड वाइल्ड इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे चैनल्स हैं
जो कि प्राणियों के जीवन के समग्र पहलुओं पर रोचक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। और इन चैनल्स को हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चे हों, सब उसको पसंद करते हैं, सभी देखते हैं, सराहते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप भी इन चैनल्स को देखें, ताकि आपको ये जो सेक्शन है इसको एक्सप्लेन करने या डिस्क्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनवायरनमेंट जो होता है, ये इसमें जो घटक होते हैं एनवायरमेंटल, वो होते हैं जल, वायु, नमी, भोजन, ताप और अन्य प्राणियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राणियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब हम, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। अब हम इसकी इतिहास पर जा रहे हैं, इसके इथोलॉजी के इतिहास पर। तो इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मैं बताऊंगी आपको, जो कि आप थोड़े से याद रखना। अब ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल नाम के, या अरस्तु हिंदी में इनको बोलते हैं, अरस्तु, और एरिस्टोटल इंग्लिश में नाम है। 372 BC में इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलिया। इसके ये और एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो इस पुस्तक में अनेक प्राणियों में पारिवारिक प्रेम और अन्य व्यवहार पर उत्कृष्ट वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद गिलबर्ट वाइट नाम के साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिविद थे ये। इन्होंने ये इनका जो टाइम पीरियड था 1720 से लेकर 1793। और उसके बाद थे चार्ल्स लीरॉय, ये 1723 से 1789 में इन्होंने प्राणियों के व्यवहार पर अध्ययन किया था। इसके बाद चार्ल्स डार्विन आए। इनके बाद चार्ल्स डार्विन का जो टाइम पीरियड था वो 1809 से लेकर 1882 तक था। और इन्हें, चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो आप फटाफट चार्ल्स डार्विन का नाम लिख दीजिएगा। अब है नेक्स्ट जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे, वो थे जॉर्ज रोमन्स। ये जो थे, इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस करके एक बुक लिखी थी 1882 में, 82 में। और इन्होंने प्राणियों के तुलनात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया था इसमें। और इसके बाद फिर साइंटिस्ट आए, कॉनवे लॉयड मॉर्गन नाम के आए 1894 में। इन्होंने भी प्राणियों के तुलनात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था कॉनार्ड लॉरेंज। ये कॉनरेड लॉरेंज, इसके और इनके साथ थे ऑस्कर हेनरॉथ। इन्होंने डक्स और गीजेस के बिहेवियर का अध्ययन किया था। डक, बतख और ये जो बटेर होती हैं, इन प्राणियों के व्यवहार पर इन्होंने अनेक अध्ययन किए थे। कॉनार्ड लॉरेंज जो थे, ये ही एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राणी व्यवहार के अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। अतः इनको आधुनिक इथोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। तो जो मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी हैं वो हैं कॉनरेड लॉरेंज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और कॉनरेड लॉरेंज का नाम आप ध्यान रखिएगा। इनके बाद निको टिनबर्जन नाम के वैज्ञानिक थे। ने लॉरेंज द्वारा प्रतिपादित आधारों एवं अवधारणाओं का उपयोग कर जंतु व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में नवीन खोजों के नए आयाम स्थापित किए। मतलब इन्होंने, निको टिनबर्जन ने लॉरेंज के ही काम को आगे बढ़ाया और उनको कहा कि ये ठीक थे, ये जो थे लॉरेंज। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे एनरिच वॉन हॉस्ट, फिर आए पी वेस, WR हिस, KD रोजा। ये इन साइंटिस्ट के आप नाम लिखेंगे ना बच्चों, साथ में आपको सन भी लिखने हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने प्राणियों के व्यवहार को ब्रेन से जोड़कर और तथ्यों की विवेचना प्रस्तुत की। तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूरोफिजियोलॉजी से जोड़ा था एनिमल बिहेवियर को। अब जंतु व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक, प्रकृतिविद
और जो फिजियोलॉजिस्ट थे या कार्यकीविद थे, इन्होंने प्राणी के व्यवहार के हर एस्पेक्ट की स्टडी की और प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन करने वालों को इन्होंने जिन्होंने अध्ययन किया था प्राणियों के व्यवहार पर, तो इनको जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे वो कहलाए इथोलॉजिस्ट, और जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहते थे। तो इथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है बच्चों, मैं ये बताऊंगी। दोनों एक ही बात है, लेकिन अगर उसको बहुत माइनर उसमें देखा जाए तो उसका जो फ़र्क है वो मैं बताती हूँ डिफरेंस। तो इथोलॉजिस्ट जो थे वो फील्ड वर्क करते थे, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो थे वो लैब में बैठकर ही किसी जानवर को लेकर उसकी स्टडी करते थे। लैब में ले आते थे अपने कैप्टिविटी में रखकर जानवर को और फिर उसकी स्टडी करते थे। इथोलॉजी जो थे बायनोकुलर कैमरा, क्लॉक ये यूज़ करते थे, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो थे वो जंपिंग बॉक्स और मेज़ वगैरह, भूल भुलैया ये यूज़ करते थे। फिर इथोलॉजिस्ट ने प्रोटोजोन से लेकर और प्राइमेट्स तक की स्टडी की, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट थे इनका जो अध्ययन का अध्ययन था वो बहुत लिमिटेड था। इन्होंने चूहों पर, बिल्ली पर, श्वान, डॉग्स जिसको बोलते हैं, और कबूतर, चिंपैंजी, इन पर ही रिसर्च की। इन लोगों ने इनकी ही स्टडी की, बिहेवियरल स्टडी। इसके बाद इन्होंने इथोलॉजिस्ट ने तो आँखों से जो दिखाई देने वाले व्यवहार थे उनको बताया, जबकि साइकोलॉजिस्ट ने ये मेमोरी और लर्निंग संबंधित तथ्यों की ही प्रमुखता से विस्तार पूर्वक समझाया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये व्यवहार को इकोलॉजी से उद्दीपित व्यवहारों का अध्ययन बताते थे, जबकि साइकोलॉजी जो थे वो जंतु के व्यवहार का न्यूरोफिजियोलॉजी के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करना मुख्य उद्देश्य बताते थे। इसके बाद ये तो रहा अपना इतिहास। तो इसमें ये साइंटिस्ट के नाम आप याद रखिएगा, 8-10 हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं जहाँ तक सोचती हूँ, क्योंकि अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे बच्चों तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा मेरा, वो होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी के ऊपर। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगी, फिर अपन उन्हें 1 बाय 1 लेंगे। और आज इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।